हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। मैं मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पर बात कर रही थी। यह उसी बातचीत का अगला खंड है। यह कविता एमए हिंदी सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में है। अंधेरे में कविता के विषय में नामवर सिंह का कथन है, मुक्तिबोध के काव्य संसार की पृष्ठभूमि में असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था या सत्ता है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है। कर्फ्यू और मार्शल लॉ इस सत्ता के आम तरीके हैं। प्रोसेसन में शामिल चेहरों को देखकर हैरानी से अधिक भय पैदा होता है। शहर के अपराध जगत के सरगना डोमाजी उस्ताद के साथ कलाकार, कवि और बुद्धिजीवी सभी शामिल हैं। मुक्तिबोध ने इस शामिल होने की प्रक्रिया पर कहा है कि यह प्रोसेसन को मृत्यु दल की शोभा यात्रा कहा जा सकता है। इस सत्ता के दो रूप हैं। वह अंधेरे में दमन करती है तथा उजाले में लोकतंत्र का कारोबार। जन क्रांति के दमन निमित्त मार्शल लॉ की यह यात्रा दिल दहला देने वाली है। सुनसान नगर की मध्य रात्रि में बैंड बाजे के साथ जुलूस चल रहा है। आधुनिक सभ्यता के अंधेरे में काव्य नायक को कोलतार की सड़क, मरी हुई, खींची हुई काली जिह्वा तथा खंभे पर टंगे बिजली के बल्ब मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना लगते हैं। चमकदार बैंड दल अस्थि रूप, यकृत स्वरूप, उदर आकृति और उलझी हुई आंतों के जालों जैसा विरूपित है। इस शोभा यात्रा में कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, सेनापति, अध्यक्ष, मंत्री, उद्योगपति सभी शामिल हैं। इससे ज़्यादा डरावनी बात काव्य नायक के लिए यह है कि जुलूस में पत्रकार, प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण भी शामिल हैं। सत्ता के साथ मध्यवर्गीय बौद्धिक का यह अनैतिक, मूल्यहीन गठबंधन ही जनक्रांति में बाधक है। काव्य नायक की त्रासदी है कि दिन के दफ्तरों में नग्न हो जाने के डर से यह बौद्धिक वर्ग उसे अंधेरे में खत्म कर देना चाहता है। काव्य नायक को संकट की गहरी पहचान है। मार्क्स ने कभी कहा था कि क्रांति राष्ट्र करता है, पार्टी नहीं। यह तथ्य आज ज़्यादा सच है। आज भारत जैसा देश बाहरी औपनिवेशिक विकसित राष्ट्रों के बाजारवादी और हथियारवादी राष्ट्रवाद तथा आंतरिक उन्मादी सांप्रदायिक राष्ट्रवाद दोनों के दमन, शोषण का शिकार है। अंधेरे में कविता कट्टर राहों से अलग जनता को जन राष्ट्रवाद का मार्ग सुलझाती है। इस सुलझाने में इस कविता में तिलक और गांधी के रूपकों से हम समझ सकते हैं। तिलक की प्रतिमा का हिलना, चिंता से मस्तिष्क का फटना तथा खून की धार का बहना राष्ट्रीय मुक्ति के क्रांतिकारी मसौदे का अगला संकेत है। कविता में गांधी के कंधों पर सवार शिशु वह स्वतंत्र शिशु स्वप्न है जो पहले तो सूरजमुखी के प्रकाश कण से भरे पुष्पगुच्छ में बदलता है तथा अंततः काव्य नायक के कंधे पर भारी राइफल में तब्दील हो जाता है। आज़ादी के बाद राष्ट्र के सामने प्रश्न शेष थे, किसकी आज़ादी, कैसी आज़ादी, किसका राष्ट्र, कैसा राष्ट्र? क्या यह वही आज़ादी थी जिसका स्वप्न देखा गया था? इसी कविता में इस स्वप्न के टूटने की, इन सभी पीड़ाओं को महसूस करने की हम छवि देखते हैं, जिसमें आम जनता और मध्य वर्ग के असंतोष, आक्रोश और बेचैनी मौजूद है, जिसका कारण अनगिनत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी। उन सभी घटनाओं की छवि अंधेरे में कविता में लगातार बिंबित होती रही है। मुक्तिबोध प्रगतिशील कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अन्य प्रगतिशील कवियों से आधारभूत वैचारिक समानता के बावजूद मुक्तिबोध का काव्य भिन्न और अपनी वैयक्तिक विशिष्टता लिए हुए है। पद,
प्रतिष्ठा और उन्नति की चक्करदार सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाने वाले बुद्धिजीवियों की मानसिक दास्ता के युग में गजानन माधव मुक्तिबोध एक ललकार के रूप में हिंदी काव्य जगत में अवतरित हुए। मुक्तिबोध का जीवन आत्मसंघर्ष एवं आर्थिक विपन्नता में कटा। चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जिनमें छायावादी लिजलिजेपन और प्रगतिवादी थोथे नारों और हुल्लड़बाजी के प्रति असहमति प्रकट करते हुए मुक्तिबोध ने शोषण और भेड़ चाल का बड़ा सशक्त विरोध अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इनके द्वारा रचित लंबी कविता अंधेरे में इसका ज्वलंत प्रमाण है। अंधेरे में कविता में जीवन की नग्न सच्चाई का साक्षात्कार करने वाले मुक्तिबोध रूमानी भावनाओं का छायावादी लहजा पकड़ते हुए भी अनुभव की तिक्तता सम्मिश्रित करते चलते हैं। अनुभव वैविध्य के साथ अकेले ही संघर्षशील मनुष्य की चेतना, युगीन विसंगतियाँ तथा भयावह स्थितियाँ मुक्तिबोध की कविता में एकदम नए आकार तथा रूप में प्रस्तुत होती है। फैंटेसी, मिथक तथा प्रतीकों की निर्मिति उनकी कलात्मक कुशलता है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा सबसे अधिक चर्चित कविता है। अंधेरे में कविता एक स्वप्न कथा है, एक फैंटेसी है। यह फैंटेसी अंतर्दर्शन की ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त है जिसमें एक स्तर पर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के रहस्य खुलते हैं और दूसरे स्तर पर दिक्काल की अनुभूति एवं दृश्य जगत तथा अंतर जगत की विषमता के संवेदनात्मक ज्ञान परस्पर सूत्रित होते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि यह कविता मुक्तिबोध के कथ्य और अभिव्यक्ति की गहनता, रहस्यमयता, दुरूहता की व्यंजक है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश, निम्न मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष, अंधेरे से उजाले की यात्रा, विभाजित व्यक्तित्व व अस्तित्ववाद, रहस्यवाद, मार्क्सवाद के प्रभाव में लिखी गई एक अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति की आत्मभर्त्सना कहा है। नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज कहा है और इसे एलियनेशन तथा अस्मिता का लोप, वस्तुकरण जैसे शब्दों के सहारे समझाने की कोशिश की है। उल्लेखनीय है कि मुक्तिबोध के यहाँ अंधेरा महत्वपूर्ण शब्द है। यह अंधेरा जहाँ एक ओर निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में, जयशंकर प्रसाद की कविता प्रलय की छाया में, अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा में दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर इलियट के वेस्टलैंड में भी दिखाई देता है। निराला के यहाँ कुल मिजाज जहाँ क्लासिक की ओर है, वहीं मुक्तिबोध की आधुनिक वैचारिकता रोमांटिक आवेग से जुड़ी हुई है। वस्तुतः कविता का आरंभ जिंदगी के अंधेरे कमरों से होता है। इन अंधेरे कमरों में टहलते हुए किसी प्रकाशमय व्यक्तित्व का बोध होता है। अंधेरे में बंदी प्रकाशमय व्यक्तित्व है और गतिमान है। उसका बोध तो हो रहा है किंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ अंधेरा और प्रकाशमय व्यक्तित्व दोहरे अर्थ में ग्रहण किए गए हैं। यहाँ अंधेरा सामाजिक विसंगति और विरूपता का भी अंधेरा है और कवि के अवचेतन मन का भी। प्रकाशमय व्यक्तित्व सामाजिक मूल्य और रचना धर्मिता का भी व्यक्तित्व है तथा कवि की चरम अभिव्यक्ति का भी, जो उसे काम्य है। वस्तुतः वह दौर वैचारिक संघर्ष का माना जा सकता है। उस समय जहाँ अभिव्यक्ति के साथ साथ अस्मिता को बरकरार रखना था, वहीं अन्य वैचारिक अनुभूतियों के साथ तादात्म्य भी रखना था। मुक्तिबोध उस समय की मन स्थिति को जानते हुए
नए वैचारिक प्रतिमान को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वह राजनीतिक उथल-पुथल तथा जनता के सामाजिक संघर्ष के बीच से उपजे हुए नए विचारों को आत्मसात करते हैं। उस समय जनता बेचैनी, अजनबियत तथा भूखमरी से गुजर रही थी। इसका कारण मुक्तिबोध फासिस्ट शक्तियों को मानते हैं। इसी फासिस्ट शक्तियों की वजह से देश में मार्शल लॉ लगाया गया। देश में फासिस्ट हुकूमत कायम होने के बाद लगाए जाने वाले मार्शल लॉ के संबंध में मुक्तिबोध कहते हैं, किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। नगर में सैनिक प्रशासन लागू है। काव्यनायक एक कमरे में पड़ा सोच विचार करता हुआ अचानक शोरगुल सुनकर यह अनुमान लगाता है कि कोई जुलूस आ रहा है। वह गैलरी में जाकर देखता है, वातावरण भयावह होता जा रहा है। नई कविता से प्रभावित होने के कारण इसमें संडास की गंध, अकेलापन व घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है। वे इस जुलूस में देखते हैं कि गैस लाइट, बैंड पार्टी, पैदल और घुड़सवार जितना भयानक है उतना रहस्यमय भी है। उस दौर में भी मुक्तिबोध के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का प्रश्न, अधूरी आज़ादी का प्रश्न, औपनिवेशिक आधुनिकता का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न था। मध्यवर्गीय काव्य नायक के सम्मुख छंद, लय युक्त गीत पागल यूं ही नहीं गाता है। वह कहता है, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कुछ कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मुक्तिबोध के मध्यवर्गीय काव्य नायक की समस्या केवल बाह्य औपनिवेशिक आधुनिकता नहीं है, बल्कि आंतरिक गढ़वाद और मठवाद भी है। सच्ची जन मुक्ति और जन क्रांति के लिए वह कहते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं मिलेगी हमको नीली झील की लहरीली थाहें, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। अंधेरे में कविता में मौजूद प्रकृति की संवेदन सघनता तथा पुरानी इमारतों, मठों, गढ़ों की जर्जरता हमारे सामने एक वैकल्पिक सभ्यता निर्माण का मानचित्र उपस्थित करती है। गौरतलब है कि इस कविता को अंतिम रूप देने के दौरान मुक्तिबोध गंभीर तनाव से गुजर रहे थे। उनके अस्तित्व को बचाने वाली स्कूली पाठ्यक्रम की किताब भारत, इतिहास और संस्कृति तत्कालीन सत्ता द्वारा प्रतिबंधित हो गई थी और इस प्रतिबंध मांग अभियान में मध्य प्रदेश की कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, जिसने मुक्तिबोध को झकझोर कर रख दिया। मुक्तिबोध इसी संदर्भ में अभिव्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता का प्रश्न उठाते हैं और एक अपराजित संकल्प के रूप में इस किलेबंदी को तोड़ती, उस पर प्रहार करती कविता अंधेरे में रचते हैं। इस कविता में आगे चलकर एक मध्यवर्गीय कलाकार की असंग मृत्यु की ओर अर्थ संकेत किया गया है। जब शिशु फूल के गुच्छ से राइफल में बदलता है, ठीक उसी वक्त एक एकांत प्रिय कलाकार की हत्या हो जाती है। काव्यनायक अंधेरे में टॉर्च फैलाकर देखता है तो उसे खून भरे बाल में उलझा माथा, भौहों के बीच में गोली का सुराग, होठों पर कत्थई धारा, फूटा चश्मा दिखाई पड़ता है। सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था। गलियों में अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्तित्व चलता था अपना असंग अस्तित्व, किंतु न जाने किस झोंक में क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया, वह बधिकों के हाथों। वस्तुतः
असंग अस्तित्व की खोज में जन विमुख कलाकार और कोई नहीं, काव्य नायक का मध्यवर्गीय बौद्धिक अवचेतन है। कलाकार होने की पहली एवं महत्वपूर्ण शर्त है जनसंघर्ष में हिस्सेदारी तथा व्यवस्था परिवर्तन के व्यापक स्वप्न के साथ जुड़ाव। किंतु आज का मध्यवर्गीय बौद्धिक कलाकार बाजार संस्कृति, सत्ता संस्कृति और जन संस्कृति, मार्शल लॉ और जनसंघर्ष, क्रांति और भ्रांति, आधुनिकता और बर्बरता, मध्यकालीनता और उत्तर आधुनिकता के विभ्रमकारी भ्रमर में इस कदर फंस गया है कि उसका असंग व्यक्तित्व भावी विध्वंस की ओर उन्मुख है। यह पुराना प्रश्न है कि कला कला के लिए होनी चाहिए या जीवन के लिए। नया जवाब यह है कि अब कला जीवन के लिए नहीं, जीवन यापन और आत्मविज्ञापन के लिए बन गई है। इस दृष्टि से भी मुक्तिबोध और अंधेरे में की सार्थकता और बढ़ गई है। अंधेरे में कविता के अर्थों में 5 प्रस्थान बिंदु हैं: परम अभिव्यक्ति की खोज, आत्माभियोग, मध्य वर्ग की चरित्र मीमांसा, सत्ता और कलाकार की निजता का प्रश्न। इन 5 बिंदुओं से शुरू होने वाली अर्थवान यात्राएं हमारे समय और समाज में बहुत दूर तक जाती हैं। ये यात्राएं आपस में मिलती या जुड़ती भले ही ना हो, किंतु इनसे भारतीय जीवन का मानचित्र बनता है। मुक्तिबोध की यह कविता आज कई वर्षों के बाद भी यथार्थ से पूर्णतः जुड़ी हुई है। वह यथार्थ जो आज भी पूर्णतः घट रहा है और नित्य प्रति घट रहा है, जो अपने समय और समाज का भयंकर सच बन चुकी है, जो लगातार इतिहास और वर्तमान के फिर इतिहास बनने का अतिक्रमण कर भविष्य का बयान करती चल रही है। इस कविता की शाश्वतता का सबसे बड़ा कारण यही है कि यह कविता निराशा की कविता नहीं, संघर्ष की कविता है। इसके आत्मसंघर्ष की परिणति दैन्य में न होकर आत्मविस्तार में होती है। यह कविता संघर्ष के माध्यम से मानव अवचेतन पर हो रहे दमन, अधिग्रहण और अतिक्रमण का विरोध करती है। काल्पनिक अवचेतन में भाषा के नए सृजनशील संसार का आह्वान करती है तथा अधूरे यूटोपिया को पूर्ण स्वप्न में बदल देने का मानचित्र बनाती है एवं रास्ता सुझाती है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि आलोचक साहित्य का दरोगा होता है। अंधेरे में कविता आधुनिक सत्ता, व्यवस्था और सभ्यता से नाभिनाल बद्ध आलोचक की दरोगाई चेतना को अपने काव्य रूप, काव्य वस्तु और विचारधारा से कटघरे में खड़ा कर देती है। दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि क्या वर्तमान दुनिया कचरे के ढेर में नहीं बदल गई है? तब क्या मुमकिन नहीं कि कोई मुर्गा जब चाहे ढेर पर दाना चुगने चढ़े और जोरदार बांग देकर मसीहा बन जाए? यह कविता इतिहास बनने से इनकार करती रही है। बकौल इंद्रनाथ मदान यह कविता पूरी होना नहीं चाहती, किनारे लगना नहीं चाहती। असल में मुक्तिबोध की यह कविता तट की ना होकर मझधार की कविता है, जो अपने अंदर डूबने वाले को हर वक्त नए नए अर्थ देती रही है और आगे भी देती रहेगी। मुक्तिबोध की 1943-44 के बाद की सारी कविताओं का केंद्र है सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग। खासकर आज़ादी के बाद की कविताओं का तो जैसे यह एकमात्र केंद्रीय तत्व बन गया है। मुक्तिबोध के यहाँ इसी को आत्मसात और अभिव्यक्त करने का नाम है नई कविता का आत्म संघर्ष। यथार्थ में इस संघर्ष के मार्ग की अड़चनें
और रुकावटें भी होती हैं। और यथार्थ में वर्ग है, वर्ग संघर्ष है। कोई भी आत्मसंघर्ष अनिवार्यतः इस वर्ग संघर्ष का अंग है। मुक्तिबोध के यहाँ साधना नहीं, संघर्ष ही केंद्रीय पद है। वर्ग संघर्ष, आत्मसंघर्ष और चेतना के संघर्ष के त्रिकोणात्मक रूप में, वैसे ही जैसे हमारा जीवन त्रिकोणात्मक है। बाह्य जगत अर्थात वर्ग जगत बाह्य की क्रियाओं और रूपों को आत्मसात करता और उसके विरुद्ध या अनुकूल प्रतिक्रियाएं करता बाल्यकाल से निर्मित होता आ रहा हमारा अंतर्जीवन। इन दोनों भुजाओं की आधार रेखा हमारी अपनी चेतना कि जो चेतना इन दो भुजाओं के बिना अपना स्वरूप और आकार ही स्थापित नहीं कर सकती, कलात्मक संघर्ष यही है। तत्व के लिए संघर्ष, दृष्टि विकास का संघर्ष और अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने का संघर्ष बेशक सापेक्षिक रूप से स्वायत्त अपने गति नियमों के साथ, इसकी विशद व्याख्या मुक्तिबोध ने कला का तीसरा क्षण नामक निबंध में व अन्यत्र भी की है। समय बीतने के साथ चीजें अतीत की ओर जाती हैं, लेकिन मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में एक ऐसी कविता है जो अतीत की ओर नहीं बल्कि भविष्य की ओर गई है। वह इतिहास बनने से इनकार करती रही और वक्त में आगे चलती रही है। और इस एक कविता ने आज भी गजानन माधव मुक्तिबोध को, उनकी कविताओं को और उन्हें प्रासंगिक बना रखा है। धन्यवाद।